वेलकम ऑन आवर ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। आज हम 12th क्लास फिजिक्स में हम बात करेंगे विद्युत बल रेखाओं की। देखिए, अब तक आज हम फर्स्ट चैप्टर को एंड करेंगे। अब तक हमने जो बात करी है उसमें हमने आवेश के गुण, विद्युत बल, कूलाम का नियम, बलों का सदिश योग, एक से ज़्यादा आवेशों के बीच में बल, उनकी न्यूमेरिकल्स, विद्युत क्षेत्र, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल गुण, इन सब की बात हमने करी है। हम आज इस फर्स्ट चैप्टर को एंड करेंगे ताकि हम नया चैप्टर शुरू कर सकें। विद्युत क्षेत्र और गाउस का नियम, उसको स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर को एंड करते हैं विद्युत बल रेखाओं के साथ। तो आज हम बात करेंगे बेटा इस चैप्टर के अंदर विद्युत बल रेखाओं की, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 7 से 8 प्रॉपर्टी बताऊंगा। इन 7-8 गुणों को पढ़ने के बाद आपका कोई क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र में नहीं अटकेगा। आज के बाद आप कभी डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं आपको डायरेक्शन को लेकर ही विद्युत बल रेखाएं समझा रहा हूँ। तो विद्युत बल रेखाओं का मतलब क्या है? विद्युत बल रेखाओं का मतलब विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक पथ जिस पर कोई धनावेश बल अनुभव करता है या गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। अब आप बताइए, मैंने आपको पहले भी बता रखा है धनावेश पर बल किधर लगता है? धनावेश पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पर हमने वो काल्पनिक पथ बनाया है जिस पर कोई भी धनावेश बल अनुभव करे, और धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब ये वो काल्पनिक पथ है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। इसके कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। तो विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात हम करते हैं। विद्युत बल रेखाओं के गुण, बेटा पहला गुण, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। हमेशा धनावेश से शुरू होंगी और कहाँ एंड होंगी? ऋणावेश पर। कैसे? जैसे ये धनावेश है, मुझे इसके लिए विद्युत बल रेखाएं बनानी है। तो विद्युत बल रेखाओं का मतलब वो काल्पनिक पथ जिस पर कोई भी धनावेश बल अनुभव करे। जरा सोचो, यहाँ कोई धनावेश रखूं तो ये उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित। यहाँ रखूंगा तो सर इधर, ये रखूंगा तो इस पर बल लगेगा इधर। ये वो पथ है जिस पर कोई भी धनावेश रखोगे तो वो गति कर जाएंगे। मतलब ये वो दिशा है जिस पर कोई भी धनावेश बल अनुभव करेगा। मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। मतलब विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड। वहीं पर अगर मैं ऋणावेश लेकर बात करूं तो अब बोलो धनावेश पर बल ऋणावेश की तरफ लगेंगे। तो कुल मिला के ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर होती है। तो धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं सदैव प्रारंभ होती है और खत्म कहाँ होती है? ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। गुणधर्म नंबर 2, बेटा किसी भी आवेश से शुरू होकर ये अनंत तक जाती है बिना रुके हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है विद्युत क्षेत्र का सूत्र था KQ/R², और जब तक R का मान अनंत नहीं होगा तब तक विद्युत क्षेत्र 0 नहीं
नहीं होगा और अनंत कभी संभव नहीं है। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं बीच में ना शुरू होती है ना बीच में खत्म होती है, सदैव धनावेश से शुरू होकर ये अनंत तक जाती है, बशर्ते बीच में कोई ऋणावेश ना आए। तो विद्युत बल रेखाएं गुणधर्म नंबर 2 की बात करते हैं। तो गुणधर्म नंबर 2, विद्युत बल रेखाएं न तो दिक् स्थान में शुरू होती है, न तो दिक् स्थान का मतलब खाली स्थान, ना तो दिक् स्थान में शुरू होती है व न ही खत्म, नेवर स्टार्ट और स्टॉप इन मिड स्पेस। बेटा बीच में ना शुरू होगी ना बीच में खत्म, अगर आवेश से शुरू हुई है तो ये सतत होती है, मतलब विद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती है, ये बीच में शुरू या बीच में खत्म नहीं होती है। गुणधर्म नंबर 3, अभी आपने पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक पथ है जिस पर कोई भी धनावेश बल अनुभव करता है, मतलब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। कुल मिला के विद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो गुणधर्म नंबर 3, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो भैया बिल्कुल सिंपल है, विद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर जो आप स्पर्श रेखा बनाओगे वो उस बिंदु पर किसको व्यक्त करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब अगर मैंने कोई भी विद्युत बल रेखा बनाई, यहाँ पर अगर स्पर्श रेखा बनाऊंगा तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ पर स्पर्श रेखा बनाऊंगा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब आप किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा बनाओगे तो वो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। विद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्यों? क्योंकि विद्युत बल रेखाएं वो पथ है जिस पर कोई भी धनावेश बल अनुभव करता है और धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही किसकी दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र की। मतलब ये वो पथ है जिस पर धनावेश बल अनुभव करेगा और यही दिशा किसकी होती है, विद्युत क्षेत्र की। गुणधर्म नंबर 4 की बात करें तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती बेटा? अगर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप देखो दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं बन सकती है और ये एक ही बिंदु पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी, जो कि संभव नहीं है। बेटा किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अद्वितीय होनी चाहिए। अगर ये काटी तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अद्वितीय नहीं होंगी और ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
तो हमने पढ़ा कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती? क्योंकि अगर वो काटेंगी तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप दो अलग अलग स्पर्श रेखा बना सकते हो, और अगर आपने एक बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं बना दी तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग बन जाएगी, और ये संभव नहीं है बेटा। किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा अद्वितीय होनी चाहिए, लेकिन अगर एक दूसरे को काटेंगी तो परिणामी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अद्वितीय नहीं होगी, और ऐसा संभव नहीं है। अब बात करते हैं बेटा अगले गुण की। ठीक है, नेक्स्ट गुण की बात करते हैं बेटा। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से शुरू हुई और यहीं पर खत्म, ये संभव नहीं है बेटा। किसी भी आवेश से शुरू होकर ये अनंत तक सीधी सतत वक्र बनाती है, बीच में कहीं पर भी घूमेगी नहीं, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर ये धनावेश को प्रतिकर्षित कर रही है और यहाँ पर धनावेश को आकर्षित कर रही है। ये कैसे संभव है? कोई भी आवेश या तो प्रतिकर्षित करेगा या फिर आकर्षित, तो ये संभव नहीं है। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती, जबकि आगे चल के हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं सदैव क्या बनाती है? बंद लूप बनाती है। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, ये बात आप अपने दिमाग में परमानेंट बिठा लीजिए। एक और बात देखो बेटा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, काटती नहीं है। और दूसरी बात, विद्युत बल रेखाएं कभी बंद लूप नहीं बनाती। गुणधर्म नंबर 6, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक की सतह के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक की सतह के लंबवत होती है, और चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं अनुपस्थित होती है, अर्थात चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एक समान विद्युत क्षेत्र दिया। कैसे पता पड़ता है एक समान है? बेटा इनके मध्य की दूरियां समान रहेगी, अलग अलग नहीं आएगी। इन सब के बीच की दूरियां बराबर होगी, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अभी अगले गुणधर्म में मैं पढ़ाऊंगा, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास क्राउडेड होती है, पास पास होती है, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहां दूर दूर होती है वहां दुर्बल होता है। तो यहाँ पर एक जैसी है। इस पूरे विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने एक चालक गोले को रख दिया। ये मैंने चालक गोले को रखा, आपको विद्युत बल रेखाओं का सही प्रतिरूप बनाना है। विद्युत बल रेखाओं का सही प्रतिरूप बनाइए कि कैसी बनेगी गोले को रखने के बाद। शुरू में तो एक समान विद्युत क्षेत्र था, आपने इसके अंदर एक चालक गोले को रख दिया। अब बताइए विद्युत बल रेखाएं कैसी बनेंगी? तो आसानी से हम बना सकते हैं, सिर्फ हमें हमारे गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए। तो क्या गुणधर्म है आपका कि विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक की सतह की क्या होती है? लंबवत, और चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं सदैव कितनी होती है? 0 होती है। सिर्फ ये गुण आपको ध्यान में रखते हुए बात करनी है। तो विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक की सतह के क्या होंगी? लंबवत, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम बनाते हैं, ये आपने चालक गोला लिया। बेटा जो बल रेखा ऊपर से जा रही है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सामने आ रही है वो यूं गई
तो सर ये 90 डिग्री नहीं बनेगा, जबकि हमारा गुण तो क्या था कि विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक की सतह के क्या होनी चाहिए, लंबवत। तो ये लंबवत नहीं हुई, इसका मतलब सर ये बल रेखा यूं ना जाकर केंद्र के अनुदिश जाएगी, क्योंकि त्रिज्या ही हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब 90 डिग्री पर ही वापस निकल जाएगी, और जो केंद्र के सामने आ रही है वो तो पहले ही 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो वापस यूं जा रही है वो भी केंद्र के अनुदिश जाएगी, और केंद्र के अनुदिश ही वापस निकलेगी। जो नीचे वाली है वो सीधी। सर यहाँ पर माइनस आ जाएंगे और ये प्लस, इसी को प्रेरण बोलते हैं। जब भी किसी पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं उस पर विपरीत आवेश प्रेरित होते हैं, इसी घटना को प्रेरण बोलते हैं। तो आपको ये डायग्राम स्पेशली ध्यान होना चाहिए। एक बार जेईई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है इसी तरह का कि बताओ करेक्ट डायग्राम कौन सा होगा। तो आपके दिमाग में जो बात आनी चाहिए वो एक ही आनी चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक की सतह के क्या होंगी, लंबवत, और चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं सदैव क्या होंगी, अनुपस्थित। ठीक है, अगले गुणधर्म की बात करते हैं। बेटा जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है, जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, तथा जहां विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। बेटा जहां पर विद्युत बल रेखाएं, जैसे मैंने आपको डायग्राम दिया, मैंने कहा यहाँ विद्युत क्षेत्र E1 है, यहाँ E2, बताइए कहाँ प्रबल है। तो हम देखते ही बता सकते हैं सर यहाँ तो दूर दूर है, यहाँ पास पास है, तो विद्युत क्षेत्र E2 का मान E1 से ज़्यादा है। तो जहाँ बल रेखाएं क्या है बेटा, पास पास है, वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर है वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। एक और क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा बड़ा ही आसान टॉपिक है और क्वेश्चन भी सटीक बनते हैं। देखिए जैसे मान लो मैंने इस तरह का विद्युत क्षेत्र आपको दिया, मैंने कहा यहाँ E1 है, यहाँ E2। अब हर बच्चा देखते ही बता सकता है सर कहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, जहाँ पास पास है, जहाँ दूर दूर है वहाँ क्या होगा, दुर्बल होगा। मतलब E1 का मान E2 से ज़्यादा होगा। बताओ आई नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल आसान है। जहाँ विद्युत क्षेत्र पास पास है वहाँ विद्युत क्षेत्र, जहाँ बल रेखाएं पास पास है वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, और जहाँ बल रेखाएं दूर दूर है वहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। देखिए बेटा इतनी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई सर, अब हम दिशा में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर। ऋणावेश है तो किधर होगा, अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा है। ठीक है, अब बात करते हैं गुणधर्म नंबर 8 की। बेटा बिल्कुल सिंपल गुणधर्म है और हम आसानी से इस गुणधर्म को कर सकते हैं। कैसे करेंगे गुणधर्म नंबर 8 को? तो गुणधर्म नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है। बेटा गुणधर्म नंबर 8 क्या बोलता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या सदैव आवेश के परिमाण के, आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। जितना बड़ा आवेश उतनी ज़्यादा उससे विद्युत बल रेखाएं निकलेगी, जितना छोटा आवेश उतनी ही कम उससे बल रेखाएं निकलेगी। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत बल रेखाएं बनाइए। विद्युत बल
रेखाएं बनानी है, किसके लिए? द्विध्रुव के लिए। याद करो, मैंने आखिरी वीडियो के अंदर आखिरी क्लास में आपको विद्युत द्विध्रुव समझाया था। क्या मतलब था विद्युत द्विध्रुव का? दो आवेश जिनके परिमाण समान हो, चिन्ह विपरीत हो, अगर एक दूसरे से अल्प दूरी से पृथक हैं तो इसी को द्विध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर एक आपका प्लस आवेश है और एक आपका माइनस, दोनों परिमाण में समान है। बोलो, प्लस से बाहर माइनस के अंदर, प्लस से बाहर माइनस के अंदर, प्लस से बाहर माइनस के अंदर, प्लस से शुरू माइनस पे खत्म, प्लस से शुरू माइनस पर खत्म, प्लस पर शुरू माइनस पर खत्म। ये लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दोनों का परिमाण समान था। तो आप देखो, जितनी बल रेखाएं इससे बाहर निकलेगी उतनी बल रेखाएं इससे अंदर जाएगी। तो इससे कितनी बाहर निकली? 1 2 3 4 5 6। इससे कितनी अंदर गई? 1 2 3 4 5 6। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या सदैव आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेके चलते हैं और अब की बार हम विद्युत बल रेखाएं बनाते हैं। देखिए बेटा, आपको ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान है तो मैंने आपको चैप्टर में वीडियोस में इतना करवा दिया कि आपका कोई भी बुक का क्वेश्चन नहीं अटकेगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हम जब भी हम मिलेंगे आप अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कीजिएगा और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इस बात को हम आगे क्लियर करते हैं। मैंने आपको दोनों प्लस लिए, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अच्छा, एक और बात, परिमाण समान ले रहा हूँ। चलो बनाइए। सर प्लस से बाहर बीच में विद्युत क्षेत्र मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं। बीचों बीच विद्युत क्षेत्र 0 आएगा क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है। इसके कारण भी KQ/R² इस तरफ, इसके कारण KQ/R² इस तरफ कट के कितना आएगा? 0। तो बीच में 0 रहेगा। तो ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ऐसे इस तरफ भी सर प्रतिकर्षित होंगी। ये लीजिए, और भी बन सकती है बहुत सारी। तो आप ध्यान रखिए कि इस तरह की आपकी बल रेखाएं बनेंगी, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? आकर्षित। तो ये आपका टॉपिक था बेटा, विद्युत बल रेखाएं। आपको इनसे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द पोर्शन वही था जो हम पहले कर चुके हैं। विद्युत बलों के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, विद्युत क्षेत्र के मिलेंगे और विद्युत द्विध्रुव के मिलेंगे। आप आराम से क्वेश्चंस को निकालिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारी बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव बात करूं तो पूरा एक ही सेक्शन है। तो अब हम बात करेंगे विद्युत फ्लक्स और गाउस के नियम की। यह आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है। तो बोर्ड के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 है विद्युत फ्लक्स। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, चैप्टर वाइज आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। विद्युत फ्लक्स एवं गाउस का नियम। तो हम बात करेंगे बेटा किसकी? विद्युत फ्लक्स की। ये आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे, आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा राजस्थान बोर्ड की बुक में। और अगर कॉम्पिटिटिव बात करें तो आप सबको एक साथ लेके चलिए। तो पूरी इलेक्ट्रो का अगर हम बात करें तो ये आपकी 4 चैप्टर कवर करेगा। और 4 चैप्टर बहुत होते हैं बेटा, कम नहीं होते। तो आप ध्यान दीजिए इस टॉपिक पर। विद्युत फ्लक्स एवं गाउस का नियम आसान चैप्टर है क्योंकि अब काफ़ी हद तक आप विद्युत क्षेत्र के बारे में जान चुके हैं। विद्युत फ्लक्स की बात करें तो विद्युत फ्लक्स का मतलब है किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स
कहते हैं। बेटा ये आपका कोई पृष्ठ है, ये आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्षेत्रफल हमेशा ही पृष्ठ के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदिश राशि है, अदिश राशि नहीं होती है। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल इधर है, ये विद्युत क्षेत्र है। मान लेते हैं कोण थीटा, यहाँ कोण विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के बीच में नहीं है, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच में है। यहाँ से विद्युत क्षेत्र के दो घटक बने, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। आप देखिए बेटा ई साइन थीटा वाला घटक तो पृष्ठ के समानांतर निकल गया, क्या पृष्ठ में से पास हुआ? नहीं। तो हमें केवल कौन सा घटक लेना है? ई कॉस थीटा। तो पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बन सकता है? पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा ई कॉस थीटा इंटू क्षेत्रफल मतलब ई ए कॉस थीटा फाई बराबर ई डॉट एरिया। सर अदिश गुणनफल से प्राप्त हो रही है, तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है और इसके मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र का न्यूटन अपॉन कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो मैं फिर बोल रहा हूं विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, ई और क्षेत्रफल का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि हमेशा कैसी होती है? अदिश। तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। मात्रक हम न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर भी ले सकते हैं या फिर वोल्ट इंटू मीटर भी ले सकते हैं, जो आगे चल के आप समझ जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं केस 1। यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समानांतर है, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, पृष्ठ के समांतर है, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समानांतर है, तो क्षेत्रफल तो लंबवत है, तो कितना कोण बना? 90 डिग्री का, क्योंकि हम कोण पृष्ठ के साथ नहीं ले रहे, हम क्षेत्रफल के साथ ले रहे, पृष्ठ के अभिलंब के साथ। तो यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री, तो फ्लक्स आपको मिलेगा ई ए कॉस 90 मतलब फ्लक्स 0 होगा। और सेकंड केस, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत है, यदि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, अगर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, यह आपका विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, तो क्षेत्रफल के क्या हुआ? समानांतर, क्योंकि क्षेत्रफल तो पहले से ही पृष्ठ के क्या है? लंबवत। बेटा विद्युत क्षेत्र भी पृष्ठ के लंबवत, क्षेत्रफल भी पृष्ठ के लंबवत, तो कोण कितना बना? 0 डिग्री। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ कोण पृष्ठ के साथ नहीं ले रहे हैं, पृष्ठ के अभिलंब मतलब क्षेत्रफल के साथ ले रहे हैं, तो फ्लक्स बना ई ए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो अधिकतम फ्लक्स निकलेगा ई। तो यहाँ पर दोनों केस मैंने समझा दिए। एक न्यूमेरिकल लेके मैं आपको और समझा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। तो देखिए, मान लेते मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 2 गुणा 10 की घात 4 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम विद्युत क्षेत्र के कारण वाई जेड तल के समांतर वर्गाकार पृष्ठ 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो बेटा बिल्कुल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र लिखिए, 2 गुणा 10 की घात 4 आई कैप मतलब x दिशा में
ठीक है, विद्युत क्षेत्र आपका x दिशा में दे रखा है कितना, 2 गुणा 10 की घात 4 आई कैप। और क्षेत्रफल की बात करूं तो वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 इंटू 0.1 मीटर स्क्वायर। अच्छा कौन सी दिशा में सर, तल कौन सा है, वाई जेड, तो क्षेत्रफल तो अभिलंबवत, वाई जेड तल के अभिलंबवत x दिशा, मतलब क्षेत्रफल x दिशा में, तो क्षेत्रफल आपको मिला 0.01 और आई कैप मतलब x दिशा में। आप देखो विद्युत क्षेत्र भी x दिशा में, क्षेत्रफल भी x दिशा में, तो दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला E a cos 0 मतलब E तो 2 गुणा 10 की घात 4 a 0.01, आंसर मिला 200 न्यूटन अपॉन कूलाम मीटर स्क्वायर। बोलो बेटा कोई दिक्कत? बस एक बात ध्यान रखनी, यहाँ कोण जो हम ले रहे हैं वो पृष्ठ के साथ नहीं ले रहे हैं, वो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब मतलब क्षेत्रफल के साथ ले रहे हैं। यहाँ हमने चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग देखी, बड़ी आसान है। अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो में हम बात करेंगे गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोगों की। तो आप वो वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ऐसा कोई ईयर नहीं है जब गाउस के नियम पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर आप प्रिपेयर रहें और यहाँ तक आप फर्स्ट चैप्टर के पूरे क्वेश्चन निकाल के अपने आप को तैयार करें। तब तक के लिए थैंक यू।